हेलो एस्पायरेंट्स, 18 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से 8 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है। वो ये है। पहली न्यूज आइटम, इंडिया बिकम्स सर्न्स एसोसिएट मेंबर। सो सर्न मींस, ये एक्रोनिम है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। सो ये फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे है और ये जो एक्रोनिम है वो फ्रेंच लैंग्वेज में, इसीलिए मतलब टर्म ये है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन इंग्लिश। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया के साथ काफी पुराना एसोसिएशन है, बट रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया गया टू मेक इंडिया एन एसोसिएट मेंबर ऑफ सर्न। तो ये अग्रीमेंट को इंटरनल अप्रूवल की जरूरत है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, तो वो इंडियन गवर्नमेंट इंटरनल अप्रूवल अभी हो गया है और इवन ये सर्न के जो काउंसिल है वहां पे भी ये अप्रूवल होगा और उसके बाद ये एसोसिएट मेंबर स्टेटस कन्फर किया जाएगा। तो इंडिया सर्न एसोसिएशन आप देखोगे तो 1960s से है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR के पार्टिसिपेशन थे काफी सर्न के प्रोजेक्ट्स में। सर्न के मेजर प्रोजेक्ट्स क्या वो भी हम देखेंगे। फिर CAT सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, तो राजा रमन्ना सेंटर इन इंदौर, इनका भी 1990s में क्वाइट क्लोज एसोसिएशन था। तो इंडियन एसोसिएशन विद सर्न रहा है। Even the most prominent project of CERN is LHC, Large Hadron Collider Accelerator. तो ये रिसेंटली काफी न्यूज में था जब हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिटेक्ट हुआ था यहाँ। तो ये हिग्स बोसॉन पार्टिकल क्या है, ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है, वो हम देखेंगे डिटेल में। पर ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में भी इन दिस कंस्ट्रक्शन एंड द कंट्रीब्यूशन हियर ऑलरेडी था ऑफ इंडियन फिजिसिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एज सच। सो इंडियन एसोसिएशन रहा है। तो ये एसोसिएट मेंबर स्टेटस मिलने से क्या बेनिफिट होगा? तो ये बेनिफिट्स ये हो गए कि इंडिया विल बी एबल टू टेक पार्ट इन मीटिंग्स ऑफ सर्न काउंसिल एंड इट्स कमिटीज, वन। देन सेकंड वुड बी इंडियन इंडस्ट्रीज को यहाँ पे अभी अलाउ किया जाएगा कि जो सर्न के वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं तो बिडिंग में वो भी पार्टिसिपेट कर सके। तीसरा ये होगा कि इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी एडवांस टेक्नोलॉजी में। और इंडियन साइंटिस्ट को फाइनली इंडियन साइंटिस्ट एलिजिबल हो गए ये स्टाफ अपॉइंटमेंट्स में इन सर्न। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सर्न के ऑलरेडी 22 मेंबर स्टेट्स है, हमको एसोसिएट मेंबर स्टेटस मिलेगा। तो ये न्यूज है। तो ऑफ कोर्स स्पिन ऑफ इफेक्ट्स भी हो गए कि इट विल एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ यंग साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के सारे सर्न प्रोजेक्ट्स में इनका पार्टिसिपेशन होगा, तो वो भी अपना नॉलेज वापस कंट्री में लाएंगे और ये डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है एसोसिएट मेंबर स्टेटस के। अब दूसरा हम देखेंगे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर क्या है और ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ इसमें वो क्या है। तो ये रिगार्डिंग सर्न डिटेल थोड़ा दिया हुआ है जब फाउंड हुआ था। तो ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में होता क्या है, तो द पार्टिकल्स आर मेड टू कोलाइड टुगेदर। ये है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, एक ऐसे पूरा ये टनल जैसे समझ लो है और यहाँ पे दो पार्टिकल्स, ये दो प्रोटॉन्स थे जिनको यहाँ से मूव किया गया, मतलब एट द स्पीड ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट क्लोज एज पॉसिबल टू द स्पीड ऑफ लाइट जो वो जनरेट कर सकते थे। तो यूजिंग मैसिव मैग्नेट्स ये पार्टिकल्स को एक्सिलरेट किया गया और दोनों साइड से जब ये पार्टिकल्स आते हैं और क्लैश होते हैं, तो क्लैश होने पर जो इसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो बाहर आते हैं, तो वो स्प्लिट पूरा होता है और उसमें हिग्स बोसॉन पार्टिकल का प्रेजेंस डिटेक्ट किया गया। तो ये न्यूज है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में यही पता चला। हिग्स बोसॉन पार्टिकल इज कॉल्ड द मास प्रोवाइडिंग पार्टिकल एज सच। तो इट प्रोवाइड्स मास एज सच। तो इनका स्पेसिफिक प्रेजेंस कि ये है, अगर ये नहीं होगा तो मास नहीं होगा, ये पूरा थ्योरी जो दिया गया था वो आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट, उन्होंने दिया था। अभी जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं इसमें इनका प्रेजेंस है, जो प्रिडिक्ट किया गया था, जो थियोराइज किया गया था वो एक्चुअली प्रेजेंट है, ये पाया जा रहा है। तो ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन्स है। तो प्रोटॉन्स ये क्वार्क्स और ग्लॉन्स के बने होते हैं। ये हम जब पार्टिकल फिजिक्स का पूरा स्टैंडर्ड मॉडल देखेंगे आगे नीचे तो वो समझेगा आपको ये क्या है। तो जब ये प्रोटॉन्स को यहाँ दोनों हाई स्पीड पे कोलाइड किया गया, जैसे हम देखे स्पीड ऑफ लाइट पे, तो इसके अंदर क्वार्क्स होते हैं। प्रोटॉन्स आर मेड ऑफ क्वार्क्स। अब ये क्वार्क्स के हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये क्वार्क्स बाहर आते कोलाइड होने पे और ये जो हिग्स बोसॉन पार्टिकल है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो डिटेक्ट होता है। तो ये पूरा लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का एक्सपेरिमेंट था। ये वही लंदन, नॉट लंदन, इट इज एंड ऑन जिनीवा, जिनीवा के पास, फ्रांस स्विट्जरलैंड बॉर्डर के पास ये लोकेटेड है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स
तो स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स है, वो थ्योराइज किए गए हैं और डिस्कवर भी हुए हैं। तो ये 8 पार्टिकल्स ये है। एक होते हैं लेप्टॉन्स, दूसरे क्वार्क्स और तीसरे गॉज बोसॉन्स। अब जो डिस्कवर हुआ वो हिग्स बोसॉन था। तो लेप्टन्स क्या होते हैं, क्वार्क्स क्या होते हैं और बोसॉन्स क्या होते हैं, गॉज बोसॉन्स, ये हम देखेंगे। तो लेप्टन्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं, इंट्रैक्शन नहीं होता इनका, मीन्स वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन होता है। तो वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन से जो पार्टिकल्स बनते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन लेप्टन्स का एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स आर द बेस्ट नोन ऑफ ऑल लेप्टन्स। तो ये लेप्टन्स की क्लास, 2 मेन क्लासेस होते हैं, या तो चार्ज हो गए या तो न्यूट्रल हो गए। तो चार्ज लेप्टन्स होते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉन लाइक कहा जाता है, और जो न्यूट्रल होते हैं वो न्यूट्रिनोज होते हैं। तो ये चार्ज और न्यूट्रल कौन से है वो हम यहाँ देख सकते हैं। देखो, चार्ज है इलेक्ट्रॉन, मुऑन एंड टाउ, और इनका न्यूट्रल जो हो गए काउंटर पार्ट्स वो है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। सो ये लेप्टन्स है। तो लेप्टन्स मतलब पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स है जो वीक इंटरेक्शन से बने हुए, दे डू नॉट अंडरगो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, सो वीक इंटरेक्शन से ही वो कनेक्ट होते हैं। तो ये 6 टाइप्स हो गए। बाकी क्वार्क्स दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स से, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी इनका हो सकता है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वाले जो क्वार्क्स है, ये क्वार्क्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं पाए जाते, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में ही होते, और इनको हेड्रॉन्स कहा जाता है। तो अकर एज हेड्रॉन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स आर कॉल्ड हेड्रॉन्स। और हेड्रॉन्स के 2 मेजर कैटेगरीज है, वो है बैरियंस एंड म्यूसॉन्स। तो ये क्या है वो भी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए क्वार्क्स डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होंगे, वो हमेशा हेड्रॉन्स के फॉर्म में ही ऑब्जर्व किए जाते, पाए जाते हैं। तो there are 6 types of quarks. They are also known as flavors. तो ये 6 quarks होते हैं और 6 एंटी क्वार्क्स भी होते हैं। तो ये 6 quarks आप देख सकते हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप, बॉटम। सो ये 6 quarks है, और इसके सेम मतलब एंटी क्वार्क्स मतलब एंटी अप, एंटी डाउन एंड सो ऑन। सो 6 एंटी क्वार्क्स भी हो गए। तो ये है क्वार्क्स और लेप्टन्स। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया हुआ है। और फिर तो ये और सेग्रीगेशन है, जैसे ऑल पार्टिकल्स अगर दे डोंट फील द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो वो लेप्टन्स होते हैं, ये जो 6 है। फिर अगर दे फील द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो वो क्वार्क्स है, जो ये 6 है। पर क्वार्क्स अकेले नहीं हो पाए जाते, कॉम्बिनेशन में होते तो उनको हेड्रॉन्स कहा जाता है। और हेड्रॉन्स के भी 2 ब्रॉड कैटेगरीज है, वो है मेसॉन्स एंड बेरियंस। सो मेसॉन्स जो है उसमें क्वार्क एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको मेसॉन्स कहते हैं। और जिसमें सिर्फ क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन हो या सिर्फ एंटी क्वार्क्स का कॉम्बिनेशन हो, उनको बैरियंस कहते हैं। तो प्रोटॉन जैसे अप अप डाउन, so proton is always this, so all 3 are quarks. Antiproton will be anti up, anti up, anti down, so that is again a baryon. So either they consist of all quarks or they consist of all anti quarks. So proton, neutron are the most common examples, most well known examples of baryons. Of course then antiproton and anti neutron. तो ये पार्टिकल्स के बारे में था। अब ये है रिगार्डिंग द फोर्सेस। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। तो फर्स्ट फोर्स तो ग्रेविटी फोर्स है, तो ग्रेविटेशन जो सोलर सिस्टम में पाया जाता है, गैलेक्सीज में पाया जाता है, तो ग्रेविटी फोर्स है। दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ये क्वार्क्स, जो क्वार्क्स कनेक्टेड है, क्वार्क्स कैसे कनेक्टेड है इन मेसॉन्स एंड बेरियंस, द 2 टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स अभी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो दे आर कनेक्टेड बाय ग्लूऑन्स। सो दीज ग्लूऑन्स आर दी बोसॉन पार्टिकल्स, गॉज बोसॉन पार्टिकल्स। तो अब ये गॉज बोसॉन्स भी क्या होते हैं हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं गॉज बोसॉन्स। तो गॉज बोसॉन्स आर फोर्स कैरियर्स। तो ये तो पार्टिकल्स है, उनको फोर्स कैरी देने वाले पार्टिकल्स गॉज बोसॉन्स है। मतलब जब भी इंटरेक्शन होगा या कंबाइन होता है तो उसमें एक गॉज बोसॉन शामिल होता है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय एक्सचेंज ऑफ गॉज बोसॉन्स। सो दे आर दीज गॉज बोसॉन पार्टिकल्स। तो आप देख सकते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, ग्लूऑन, फोटॉन, Z boson and W boson, और of course another one Higgs boson। तो ये कैसे होता है, ग्लूऑन्स मतलब क्वार्क्स में जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें ग्लूऑन फोर्स कैरियर पार्टिकल, गॉज बोसॉन पार्टिकल प्रेजेंट होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ये एटम बनाया है, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम H2O। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जो इंटरेक्शन ये कंबाइन हुआ है तो ये फोटॉन से हुआ है। So that is electromagnetic force which is present. So in atoms, in light, chemistry, electronics, photons particles present होते हैं। So these are gauge boson particles again, force carriers. और तीसरा जो है weak force,
वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शंस, यहाँ पे जो बोसॉन्स है ये दो टाइप के, W बोसॉन्स और Z बोसॉन्स, ये प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे न्यूट्रॉन डीके हो रहा है, तो ये न्यूट्रॉन डीके, बीटा डीके, इसमें जो है वो ये वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन वाले पार्टिकल्स बोसॉन W एंड Z इन्वॉल्व होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे न्यूट्रॉन में ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये WZ बोसॉन फोर्स कैरियर्स हो गया, दैट इज द डीके। तो ये सारे 4 फंडामेंटल फोर्सेस एज सच है। फिर ये पूरा पार्टिकल फिजिक्स का पूरा डिटेल, ऑल द पार्टिकल्स, तो एक मैटर लाइक पार्टिकल्स एंड फोर्स लाइक पार्टिकल्स। फोर्स लाइक पार्टिकल्स आर कॉल्ड bosons, गॉज bosons, and particle like matter like particles are called, overall they are called fermions. So fermions and bosons are two categories. fermions के अंदर हमने देखा leptons and quarks जो होते हैं, तो leptons ये है और quarks क्योंकि वो they are made of hadrons, तो वो hadrons दो टाइप के, baryons, mesons। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। These are made of combination and these are made of only anti-quarks or only quarks, and this is combination of quarks anti-quarks। तो ये हमने पूरा पार्टिकल फिजिक्स समझ लिया है। तो ये एक एटम में फर्मियंस और बोसॉन्स, यही दो टाइप के पार्टिकल्स हो गए। फर्मियंस अगेन वही दिया गया है, तो ये एग्जांपल भी जैसे थे क्वार्क्स जब हमने किया, तो क्वार्क्स और लेप्टन्स, तो लेप्टन्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है और क्वार्क पार्टिकल्स का एग्जांपल मोस्ट कॉमन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और ये गॉज बोसॉन पार्टिकल्स जो हमने 4 अभी डिस्कस किए, फोटॉन, ग्लूऑन, W एंड Z बोसॉन, और नया हिग्स बोसॉन। सो दिस इज हिग्स बोसॉन इज रिस्पांसिबल फॉर मास इन पार्टिकल्स आफ्टर दे कोलाइड इन हिग्स फील्ड। तो ये अभी डिस्कवर हुआ लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। और ये जो बोसॉन टर्म है, तो ये बोसॉन टर्म नाम दिया गया है आफ्टर द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्रनाथ बोस। सो सत्येंद्रनाथ बोस अलॉन्ग विद एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने एक थ्योरी लाई थी, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो ये थ्योरी था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स अब कंफर्म किए जा रहे हैं, ये थ्योरी को कंफर्म किया जा रहा है। तो वही ये एक्सपेरिमेंट्स है। तो एग्जांपल्स ऑफ बोसॉन्स तो आपको पता होगा, अब हमने जो देखे फोटॉन्स, ग्लूऑन्स, W एंड Z बोसॉन्स, and of course recently discovered Higgs boson। अगला न्यूज आइटम है walk away from terror, PM tells Pakistan। This was the speech given by Prime Minister Narendra Modi at रायसीना डायलॉग। तो ये रायसीना डायलॉग का 2nd ईयर है, लास्ट ईयर भी हुआ था। तो कनेक्टिंग एशिया तभी का थीम था, इस बार थीम है द न्यू नॉर्मल, मल्टीलैटरलिज्म इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पे अराउंड 65 कंट्रीज के डेलीगेट्स आएंगे और आए हैं यहाँ रायसीना डायलॉग में। सो रायसीना हिल्स जो है, जहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी लोकेटेड है, गवर्नमेंट ऑफिसेज लोकेटेड है, तो वहां से वो टर्म से ये रायसीना डायलॉग करके आते हैं। तो जैसे शंग्रीला डायलॉग्स होते हैं इन सिंगापुर, तो उसी साइडलाइंस पे उसी लाइंस पे हमने ये रायसीना डायलॉग करके इनिशिएटिव किया है। तो यहाँ पे सारे डिग्निटरीज, जैसे इस वाले कॉन्फ्रेंस में भी फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट हमीद करजाई, फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर, इवन फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कीविन रड, ये भी प्रेजेंट है। तो इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लियरली कहा कि अगर पाकिस्तान को डायलॉग चाहिए इंडिया के साथ, तो इट शुड वॉक अवे फ्रॉम टेरर और पाथ ऑफ पीस पे चले। तो ये प्री कंडीशन है, तब तक डायलॉग नहीं होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान काफी इनिशिएटिव्स ले रहा है, जिससे ये क्लियर है कि उनको डायलॉग चाहिए, वो क्लियरली बता रहे हैं। तो इंडिया अब इनिशिएटिव कब लेगा, जब उनको अश्योरेंस मिलेगा कि पाकिस्तान विल नो लॉन्गर सपोर्ट टेररिज्म ऑन इंडियन सॉइल। सो दैट इज अगेन बीन रीअसर्टेड, इट्स सेइंग दैट इंडिया भी कमिटेड है पीस को, पर पीस तब तक नहीं आ सकता जब तक टेररिज्म सपोर्ट किया जाएगा। तो ये क्लियरली असर्ट किया गया है। फिर ये है रायसीना डायलॉग के बारे में। फिर अगला न्यूज आइटम है ब्रिटेन टू लीव EU सिंगल मार्केट में। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने कहा है कि ब्रिटेन EU का जो सिंगल मार्केट है उसको छोड़ देगी, क्योंकि ब्रेक्जिट इनिशिएट हो चुका है, रेफरेंडम में क्लियरली आ चुका है। तो अब ये पार्लियामेंट को भी अप्रूव करना है, बट इररिस्पेक्ट ऑफ पार्लियामेंट्स डिसीजन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ने क्लियरली असर्ट कर दिया है कि ब्रिटेन EU को एग्जिट करेगी। तो यहाँ पे क्लियर एग्जिट होगा फ्रॉम दी सिंगल मार्केट टू। सो ये एग्जिट कैसे होगा, क्योंकि आपने ये टर्म्स भी सुने होंगे, सॉफ्ट ब्रेक्जिट या हार्ड ब्रेक्जिट। तो कैसे होगा, ये पूरा अग्रीमेंट फाइनलाइज होगा बिटवीन EU एंड ब्रिटेन, एंड उससे पता चलेगा कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशंस है। कि सॉफ्ट एग्जिट मीन्स थोड़े कनेक्शंस रहेंगे, थोड़े निकल जाएंगे। हार्ड एग्जिट मीन्स कंप्लीटली डिटैच्ड। तो ये जो स्टेटमेंट भी आया है, दैट इज इन दैट ऑन दैट लाइंस के कंप्लीट
लीव कर देंगे EU सिंगल मार्केट, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो मेन ग्रीवांस था वो था इमिग्रेशन पे, तो देयर इज नीड टू रिस्ट्रिक्ट इमिग्रेशन, सो फॉर दैट क्लियर ब्रेक फ्रॉम EU इज एसेंशियल, सो वो अभी कहा गया है बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। सो ये सब किया जाएगा आफ्टर द आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी इज ट्रिगर, मतलब वो इनिशिएटिव लिया जाएगा बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। सो जब आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी वो है जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई कंट्री को EU को एग्जिट करना है तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, तो आर्टिकल 50 इनिशिएट किया जाएगा, तो ये प्रोसेस होगा अबाउट विड्रॉवल। तो ये पूरा डायग्राम दिया गया है, मैप फ्लो चार्ट जैसे। तो रेफरेंडम हुआ था 23 जून 2016 को, तो इसमें बाय अ वेरी थिन मेजोरिटी, दैट इज 51.9% वोट से ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटेन EU को एग्जिट करेगी, तो ये मेजोरिटी वोट था। और फिर इसके बेसिस पे अब आर्टिकल 50 ऑफ द 2009 लिस्बन ट्रीटी को इनिशिएट करना है, तो वो अग्रीमेंट होगा बिटवीन UK एंड यूरोपियन काउंसिल, सो दिस इज लाइक द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूरोप। तो ये जो निगोशिएशंस हो गया, विड्रॉयल अग्रीमेंट फाइनलाइज होगा, वो फिर अप्रूव होना चाहिए बाय द पार्लियामेंट ऑफ यूरोप, सो यूरोपियन पार्लियामेंट को इसको अप्रूव करना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस 2 साल लगेगा ये सब प्रोसेस को। तो विड्रॉवल अग्रीमेंट अगर अग्री करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट तो पॉजिटिव है, एंड द अग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स एंड ब्रिटेन एग्जिट हो जाएगा। अगर ये अग्रीमेंट जो है विड्रॉवल अग्रीमेंट यूरोपियन पार्लियामेंट रिजेक्ट करता है और 2 इयर्स तक कुछ और प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम EU, या तो डिसीजन टू एक्सटेंड दिस पीरियड, तो ऑटोमेटिक एग्जिट मींस कंप्लीट, नो निगोशिएशंस, नो अग्रीमेंट एज सच। और अगर ऑटोमेटिक एग्जिट नहीं, अगर कोई डिसीजन कर लेते हैं कि एक्सटेंड करना है ये पीरियड 2 इयर्स का, तो उसके ऊपर अग्रीमेंट फाइनलाइज होगा और उस हिसाब से प्रोसेस होगा फिर। तो ये पूरा एग्जिट का फ्लो चार्ट है। फिर अगला न्यूज आइटम है नोटिस टू सेंटर आप गवर्नमेंट ओवर NGT एम्बिट। सो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उनके सामने अभी केस आया था रिगार्डिंग श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का एक पूरा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसमें यमुना रिवर को काफी नुकसान हुआ क्योंकि इट वाज अ ह्यूज कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे जो मेकशिफ्ट लगाया गया था, पूरा मेकशिफ्ट टेंट्स वगैरह काफी लार्ज स्केल पे बनाया गया था, तो इससे यमुना रिवर एंड एडजॉइनिंग रीजन्स को काफी एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है। तो उसके लिए कंपेंसेशन करने के लिए पूरा केस फाइल था NGT के पास, और अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के वो केस के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये डोमेन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कल्चरल फेस्टिवल है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर है, तो एनवायरमेंटल लॉज के अंदर फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन नहीं ला सकते, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनवायरमेंटल लॉज के रिलेटेड देखती है एस्पेक्ट्स। तो ये एनवायरमेंटल लॉज के रिलेटेड नहीं है बल्कि फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशरी, हाई कोर्ट कैन हियर दीज केसेस। तो जुडिशरी का एम्बिट है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को कोई पावर नहीं है, ये उनका डोमेन नहीं है। ये ऐसा आर्ग्यूमेंट लाया गया था, इसीलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और आप गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया है कि आप बताओ अपने व्यूज, रिस्पांस दो कि क्या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास ये एम्बिट है कि इट्स प्रोहिबिटेड, कि ये एनवायरमेंटल लॉज के अंदर ऐसे इवेंट्स, कल्चरल रिलीजियस इवेंट्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी। तो इसके बारे में ऑफकोर्स और न्यूज आएगी, तो हम उसके बारे में तभी भी देखेंगे। तो पेटिशनर ने ये भी कहा है कि वो आर्टिकल 21 के भी अगेंस्ट है, जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो रिलीजियस कल्चरल राइट्स एसेंशियल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, तो ये फंडामेंटल राइट है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो जुडिशरी देखे, NGT का इसका डोमेन नहीं, वो सिर्फ एनवायरमेंटल लॉज रिलेटेड ही केसेस देखेंगे, पर एनवायरमेंटल कंसर्न भी यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफकोर्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये NGT चाहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और आप उस पर रिस्पॉन्स दे कि उनका क्या व्यू पॉइंट है। फिर अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट आस्क्स गवर्नमेंट टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट ऑन गंगा रेजुविनेशन। तो गंगा रेजुविनेशन के ऊपर जो PIL फाइल किया गया था वो 1985 में किया गया था। तो ये था बाय एन एनवायरमेंटल लॉयर MC मेहता। इसको 32 इयर्स हो गए, अभी तक ये पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी ऑर्डर्स पास किए ऑन गंगा रेजुविनेशन। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिस्पांस मांगा कि क्या स्टेप्स लिए जा रहे, और अभी भी क्वेश्चंस वही पूछे जा रहे। तो पहले जो था ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
को भी पावर दिया गया था इन 2014। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारा लास्ट होप है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पावर दिया जाए कि वो मॉनिटर करे सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो गंगा रिवर के अलॉन्ग प्रेजेंट है, और उन्होंने इनको पावर भी दिया था, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को पावर है कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स का पावर सप्लाई कट कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कट कर सकते हैं, अगर वो देखे कि ये यूनिट्स पोल्यूट कर रहे गंगा रिवर वाटर को। तो इतना पावर भी दिया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी भी रिस्पांस मांगा जा रहा है कि क्या स्टेप्स लिए गए। तो ये प्रोविजन इसके ऊपर इवन 2 years अगो गवर्नमेंट ने कहा, मतलब अराउंड 2 years अगो था ये, कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान डेवलप किया गया है बाय अ कंसोर्टियम ऑफ IITs एंड दिस is the plan which has been put forth. तो ये गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान talks of how Ganga needs to be cleaned from pollution and also how to keep its supply river flow as such at some level, so its perennial nature, free flowing nature can be upheld. तो ये जो था गंगा रिजुविनेशन, तो ये 5 स्टेट्स है इंडिया में जहां से गंगा रिवर फ्लो होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो ये रीजन जो आप देखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यहाँ पे क्वाइट हाई है, ये रेड रीजन दिखाया गया है। तो ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पे अनट्रीटेड सीवेज भी, अनट्रीटेड वेस्ट भी डायरेक्टली रिवर में फ्लो आउट कर देती है। तो दैट इज वन प्रैक्टिस जिससे पूरी रिवर गंगा का जो है हेल्थ काफी बिगड़ गई है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है यहाँ पे सीवेज प्लांट स्टैब्लिश करने चाहिए, तो वही गवर्नमेंट ने किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 80 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं, और ये काफी सारा वाटर जो ये 5 स्टेट्स में फ्लो हो रहा है यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करके ही गंगा रिवर में ड्रेन किया जा रहा है। तो ये व्यू पॉइंट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही रखी है। काफी इनिशिएटिव्स भी लिए गए जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम, देन इवन द गंगा क्लीन गंगा मिशन। तो ये सारे इनिशिएटिव्स का क्या रिस्पॉन्स हुआ है, क्या चेंजेस हुए, क्या बेनिफिट्स हुए हैं इन प्रोग्राम्स के, वो सुप्रीम कोर्ट अब जानना चाहती है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो उन्हें रिपोर्ट फाइल करने कह रही है। फिर ये जो गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान था, इसमें भी उन्होंने काफी सारे रीजंस दिए कि क्यों गंगा का हेल्थ इतना पुअर है। तो उन्होंने कहा कि अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली हो रहा है, इवन ओवर ग्रेजिंग वगैरह की वजह से भी गंगा रिवर को अफेक्ट हो रहा है। तो काफी सारे रीजंस है, इंडस्ट्रीज रिलेटेड, अर्बनाइजेशन रिलेटेड, जिसकी वजह से गंगा रिवर बेसिन वेल मैनेज्ड नहीं है। ये विजन मिशन का है अबाउट गंगा रिवर। तो निर्मल धारा मीन्स क्लीन फ्लो, अविरल धारा मीन्स uninterrupted flow, means it will continuously flow. So these are the visions to be achieved. फिर अगला न्यूज आइटम है NCERT sets goals for elementary classes. तो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने डिफाइन किया कि क्या लर्निंग आउटकम्स, मिनिमल लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए फॉर ऑल ग्रेड्स, ऑल क्लासेस, एलिमेंट्री ग्रेड्स। तो जैसे क्लास 1 के लिए स्टूडेंट को, चाइल्ड को वर्ड और पिक्चर को एसोसिएट करने आना चाहिए, या लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, साउंड्स इन इंग्लिश अल्फाबेट वो रिकॉग्नाइज कर सके। या तो क्लास 3 चाइल्ड है, उनको मैप्स रीड करने आना चाहिए, सिंपल मैप्स। क्लास 8 चाइल्ड को एक FIR रिपोर्ट फाइल करने के लिए आना चाहिए, FIR एज सच। तो ये सारे लर्निंग आउटकम्स है, मिनिमल लर्निंग आउटकम्स जो होने चाहिए। तो NCERT ने फाइनलाइज किए, डिफाइन किए मिनिमल लर्निंग आउटकम्स। तो ये ग्रेड वाइज आउटकम्स, इनको लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री स्टेज ये डॉक्यूमेंट बनाया गया है। तो ये सारे लैंग्वेजेस के लिए, फॉर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस, सोशल साइंस। तो ये लर्निंग आउटकम्स को वो फाइनलाइज कर रहे। तो ये चेक पॉइंट्स हो गए कि क्या स्टूडेंट का क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लर्निंग हो रहा है एज रिक्वायर्ड कि नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अब इसी लर्निंग आउटकम्स को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सोच रही है कि इनको डिफाइन कर दिया जाए अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर ये डिफाइन कर दिया जाएगा, देन इट विल बिकम ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी फॉर ऑल स्कूल्स, गवर्नमेंट हो, एडेड हो या प्राइवेट हो, उनको सबको ये गाइडलाइंस को अदा करना होगा। तो अब ये होता है आगे कुछ प्रोसेस या नहीं, तब ये इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। अगला न्यूज आइटम है इन दावोस जी डिफेंस ग्लोबलाइजेशन। सो दावोस जहाँ पे हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट होती है, तो इस साल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीट यहाँ हो रही है, समिट, और
यहाँ पे जी जिनपिंग चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि ग्लोबलाइजेशन को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, उसको बलि का बकरा नहीं बना सकते कि कोई भी प्रॉब्लम है दुनिया में तो उसका रीजन है ग्लोबलाइजेशन और प्रोटेक्शनिस्ट वॉल्स आप खड़ी कर दो। तो चाइनीज प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन अब एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है, तो इसके अंदर ऑफकोर्स इश्यूज है। उन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन के काफी सारे बेनिफिट्स है लेकिन कंसर्न्स भी है, जैसे कि वो मोर इंक्लूसिव होना चाहिए, लोगों में डिस्पैरिटी बढ़ गई है तो वो एक फैक्ट है, उसको मॉडिफाई करना होगा, उसको मोर सस्टेनेबल के चलते रहे, लॉन्ग टर्म तक चलते रहे, सस्टेनेबल बनाना जरूरी है, तो उसके लिए इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में भी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह, तो इसको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाना भी मूविंग टुवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन होगा। तो ऐसे चाइनीज अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख रही है, क्योंकि अब फिलहाल हम देख रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म काफी स्ट्रांगली उभर के आ रहा है इन ऑल एस्पेक्ट्स। ब्रेक्सिट में देखो, इवन प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने भी कहा है कि चाइना और ग्लोबलाइजेशन, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ यूएस फैक्ट्री जॉब्स। तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि चाइनीज गुड्स हर तरफ प्रोलिफरेट हुए हैं, पर यूएस में उन्होंने कहा कि हम 45% तक टैरिफ ड्यूटी लगाएंगे ऑन चाइनीज गुड्स। तो ऐसे कुछ होता है कि नहीं हम देखेंगे, पर चाइनीज प्रेसिडेंट अभी क्लियरली कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को हर चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता, ऑफकोर्स मॉडिफिकेशंस चाहिए। तो यहाँ पे सारी स्टडीज भी है, 3 मेजर स्टडीज बताई गई है जहाँ पे ये देखा गया है कि प्रोटेक्शनिज्म क्यों राइज हो रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मीडियन पर कैपिटा इनकम गिर रहा है, तो जब इनकम गिरता है, डिस्पैरिटी बढ़ती है, तो ऑफकोर्स द प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड बढ़ जाता है। दूसरा एक स्टडी है, उसके हिसाब से जो वर्ल्ड के 8 रिचेस्ट मैन है, अगर उनका वेल्थ आप देखोगे तो दैट इज सेम एज हाफ द पुअरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। सो वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो पुअर है, तो पुअरेस्ट हाफ जो है वो इक्वल है, मतलब आधा एंड प्लस 8 पीपल, सो दैट द वेल्थ विच ईच कैटेगरी ओन्स इज सेम। सो दैट इज अनदर स्टडी। इवन और एक स्टडी उन्होंने उसमें कहा कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में लोगों का फेथ जा रहा है, उनको फेथ नहीं है इन गवर्नमेंट, इन मीडिया, इन एनजीओज, इन बिजनेस हाउसेस। तो ये सारे एटीट्यूड की वजह से भी प्रोटेक्शनिज्म इमर्ज होता है। फिर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में है, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनीवा के पास, स्विट्जरलैंड, फ्रांस के पास, स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पे हर साल समिट्स होते हैं, तो उनका एम ये है, मिशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, इट सेज इट इज कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड को इम्प्रूव किया जाए। तो इसमें बिजनेस, पॉलिटिशियंस, एकेडमिक एंड अदर लीडर्स सब साथ में आके डिस्कस करे और ग्लोबल, रीजनल, इंडस्ट्रियल एजेंडास सेट करे। तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फिर लास्ट न्यूज आइटम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री सस्पेंड्स December 21 टैक्स सर्कुलर ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये टैक्स सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने लाया था, तो इसके अंदर ये रखा गया था कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, जो स्टॉक्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते, तो उनका अगर 50% से ज्यादा एसेट इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में है, या तो फिर और वो लोग 5% स्टेक ओन करते हैं इन एनी लिस्टेड एंटिटीज, तो उनको इंडियाज इनडायरेक्ट ट्रांसफर प्रोविजंस के अंडर टैक्स पे करना होगा। तो ये टैक्स जो होगा, दिस विल बी इन एडिशन टू द ऑलरेडी पेड टैक्सेस। तो एक सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लिया जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है, तो ये 2 टैक्स तो लेवी हो गई, उसके अलावा भी टैक्स भरना होगा। तो ये इसकी वजह से काफी अनइजीनेस आ गई है इंडस्ट्री में, और प्रेजेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये जो ऑर्डर था, ये नोटिस था, उसको स्टॉल कर दिया, उसको अभी सस्पेंड कर दिया, तो ये इफेक्ट नहीं आएगा फिलहाल। तो अभी बजट सेशन भी होगा, उसमें भी बजट में क्या फाइनलाइज होता है स्कीम्स, प्रोग्राम्स, तो ग्रेजुअली अगर मूविंग टुवर्ड्स वट एवर चेंजेस टैक्सेशन में रिक्वायर्ड है, दैट विल बी बेस्ट। सो ये रिगार्डिंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है कि कैसा ट्रांजैक्शन होगा और क्या रेट पे टैक्स लगेगा और किसे पे करना होगा। तो अगर आप इक्विटी स्टॉक्स सेल या परचेस कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स सेल परचेस कर रहे हो, या जो भी है, ये सारे ऑप्शंस सेल कर रहे हो आप सिक्योरिटीज में, तो ये सारे में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा।
अब कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लगेगा अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वगैरह कुछ सेल किया गया, तो अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा एट परसेंटेज एज प्रोवाइड। तो यही है 18 जैन के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।